इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम के चैप्टर 122 की, जहां पूरा ध्यान वेस्टर्न नेशंस काउंसिल पर है। रिमरू और उसके दोस्तों ने टीम मिदुरिरान को हराकर फिलहाल अंडरग्राउंड लेबिरिंथ की रक्षा तो कर ली, लेकिन अब असली ड्रामा काउंसिल में शुरू होता है। ये मीटिंग सिर्फ इंसानों की है और यहाँ टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल करने पर चर्चा हो रही है, मगर बातचीत आगे बढ़ती ही नहीं और बस गोल गोल घूमती रहती है, बिल्कुल जापानीज डाइट की तरह। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिनाता साकागुची को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया है, जहां जो कुछ भी हो रहा है वो देखने लायक है। चैप्टर 122 में काउंसिल का माहौल और भी गर्म हो जाता है। खासकर छोटे देशों के लॉ मेकर्स बेहद घबराए हुए हैं कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए, मगर वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न एम्पायर के बीच खड़ा है ग्रेट जूरा फॉरेस्ट, और यही बात काउंसिल के फैसले को मोड़ देती है। काउंसिल मेंबर गैवन साफ कहता है कि ईस्टर्न एम्पायर हमला नहीं कर रहा क्योंकि वहां जूरा फॉरेस्ट में स्टॉर्म ड्रैगन मौजूद है, लेकिन अब यह खबर भी सामने आती है कि स्टॉर्म ड्रैगन को डीमन लॉर्ड रिमुरू ने टेम कर लिया है। ऐसे में काउंसिल के लिए सबसे आसान और बेहतरीन हल यही दिखता है कि रिमुरू को काउंसिल में शामिल किया जाए और वही सबकी रक्षा करे। इस तरह कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ती है जैसे बड़े देशों ने पहले से सोचा हुआ था। लंबी मीटिंग के बाद आखिरकार काउंसिल का सत्र खत्म होता है और हिनाता थकी हुई सी बाहर निकल जाती हैं। नोबल्स के साथ उनकी बातचीत पहले ही उन्हें परेशान कर चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से निकलना चाहती थीं, लेकिन तभी सामने आ जाता है इंग्रासिया किंगडम का पहला प्रिंस एल्रिक। अपनी पोजीशन की वजह से हिनाता चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती, वरना ये एक इंटरनेशनल इशू बन सकता है। सच में उनके लिए ये काफ़ी बड़ी झंझट थी। एल्रिक ने अपनी बात रखी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ी भरी रिक्वेस्ट थी कि हिनाता बस खाली नज़र से देखकर वाय कहकर टाल देती हैं। उन्होंने प्रिंस और उसके एड्स को साफ साफ ब्लंट जवाब दे दिया, लेकिन हिनाता के मन में शक होता है कि क्या ये सच में सिर्फ उस बेवकूफ़ प्रिंस की हरकत थी या इसके पीछे कोई और बड़ी चाल छुपी है। काउंसिल की मीटिंग के बाद शक ये उठता है कि कहीं रोसो फैमिली, खासकर मैरियाबेल, इसमें शामिल तो नहीं, और तभी सीन बदलकर कहानी रिमुरू और उसके दोस्तों पर आ जाती है जो इंग्रासिया के एक क्लोथिंग स्टोर में है। काउंसिल के निमंत्रण पर रिमुरू यहां आया है और उसके साथ बेनीमारू, शूना और सोए भी मौजूद हैं, जबकि शियोन को घर पर ही छोड़ दिया गया है क्योंकि उसे इंसानों की सोसाइटी में लाना थोड़ा रिस्की लग सकता है। रिमुरू शूना को उसके मनपसंद कपड़े चुनने देता है, इसे वो उसकी डेली सपोर्ट के लिए गिफ्ट बताता है, लेकिन असली वजह बस शूना को खुश रखना है ताकि वो गुस्सा ना करे। हा हा हा। जब शूना अपने नए कपड़ों में बदलकर आती है तो रिमुरू उसकी क्यूटनेस देखकर खुश हो जाता है। बेनीमारू और सुएई भी कैजुअल आउटफिट्स पहनते हैं और अपने हॉर्न्स को छोड़ दें तो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे लगते हैं। इसके बाद सब योशिदा के पुराने कैफे में पहुंचते हैं, जहां रिमुरू कॉफी पी रहा होता है, वो भी एक्स्ट्रा शुगर और मिल्क डालकर। और यहीं पर कहानी में हिनाता दोबारा एंट्री लेती है। वैसे तो रिमुरू ने अपने कपड़े चुनने का काम स्टोर के क्लर्क को सौंप दिया था, लेकिन उसका फैशन सेंस बिल्कुल चाइल्डिश निकला। एकदम ऐसा आउटफिट जो उसके कॉफी मिल्क विद एक्स्ट्रा शुगर वाले टेस्ट से परफेक्टली मैच करता है। खैर, इसके बाद रिमुरू की मुलाकात हिनाता से होती है और वहीं पर वो सोएई से ड्यूक म्यूसे के बारे में पूछता है। असल में म्यूसे चैप्टर 121 में ही मर चुका था और सोएई को उसके शरीर में ना कोई मैजिकल पावर और ना ही डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई, बस उसके माथे में एक बड़ा सा होल था। रिमुरू और हिनाता दोनों को ये देखकर तुरंत लगा कि ये किसी स्नाइपर अटैक जैसा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस दुनिया में अभी फायर आर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए बेनीमारू और बाकी इसे समझ ही नहीं पाते। प्रोफेसर राफेल की सलाह से रिमुरू को एहसास होता है कि अगर कभी उसके करीब किसी को गोली लगे तो शक सबसे पहले उसी पर आएगा। इसी वजह से वो सोएई को आसपास नजर रखने का आदेश देता है। बातों बातों में चर्चा वापस काउंसिल पर आती है, जहां हिनाता रिमुरू को बताती है कि टेम्पेस्ट की काउंसिल में मेंबरशिप कल होने वाली जनरल मीटिंग में ऑफिशियली तय की जाएगी। सोएई हिनाता से कहता है कि फिलहाल टेम्पेस्ट सिर्फ किंगडम ऑफ रुमंड की सुरक्षा का जिम्मेदार है, क्योंकि उनके बीच सिक्योरिटी ट्रीटी है। लेकिन रिमुरू सबको आश्वस्त करता है कि एम्पायर को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। असल वजह है एम्पायर का इन्वेजन रूट। अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज पर हमला करना चाहें तो 3 रास्ते हैं। पहला सी रूट, लेकिन वहां जायंट मॉन्स्टर्स मौजूद हैं तो ये नामुमकिन है। दूसरा कोनाट माउंटेन रेंज, जो ड्रैगन्स का मैजिकल नेस्ट माना जाता है, इसलिए ये भी इम्पॉसिबल है। और तीसरा जूरा फॉरेस्ट से होकर, लेकिन वहां तो पहले से ही वेल्डोरा मौजूद है और अब वो रिमुरू का क्षेत्र है, इसलिए ईस्टर्न एम्पायर के लिए वहां से अटैक करना आसान नहीं होगा। फिर भी सोएई सावधानी बरतते हुए रिमुरू को चेतावनी देता है कि एम्पायर सचमुच टर्मोइल में है और जब तक हम पूरी सच्चाई नहीं समझते, हमें फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए। प्रोफेसर राफेल भी यही कहता है कि अभी के हालात में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर नई जानकारी सामने आई तो हमें हालात को फिर से असेस करना होगा। इसी बीच हिनाता खुद आगे बढ़कर इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी लेती है और राफेल सेंसे के सुझाव पर रिमुरु उससे ड्वागन की इंटरनल स्ट्रक्चर की जांच करने को कहता है। अब अगर राफेल खुद ये सलाह दे रहा है तो क्या इसका मतलब है कि ईस्टर्न एम्पायर सचमुच क्वानाट माउंटेन रेंज से होकर हमला करने की कोशिश कर सकता है, जिसे पहले इम्पॉसिबल समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया था? ये इन्वेस्टिगेशन आगे की कहानी के लिए एक बड़ा फ्लैग साबित हो सकता है। जानकारी के आदान प्रदान के बाद हिनाता रिमुरु को खास तौर पर यह समझाती है कि कृपया काउंसिल मीटिंग में अपना टेम्पर मत खोना। अब अगर हिनाता को इतनी ज़रूरत महसूस हो रही है तो साफ है कि काउंसिल में कई लोग रिमुरु को प्रवोक करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिनाता के चेहरे पर अब भी गुस्से की झलक साफ दिखाई देती है। लगता है एल्ड्रिक वाले इंसिडेंट ने उसे अंदर तक परेशान कर दिया है। हाँ, लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। अगले एपिसोड में काउंसिल की जनरल मीटिंग दिखाई जाएगी, जहां रिमुरु और उसके साथी पूरी तैयारी के साथ इनग्रेसला पहुंच चुके हैं। सब कुछ देखकर लगता है कि अब रिमुरु और उसके दोस्त आखिरकार काउंसिल के बीच में कदम रखने वाले हैं और असली टकराव यहीं से शुरू होगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को।